हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने रिवीजन सेक्शन से। तो कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में करेंगे रिविजन। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है याग्निक सिन्नर ने, महिला एकल को जीता है आर्याना सेबलेंका ने। इसके अलावा सितंबर 2024 में नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए तुहिन कांत पांडे। कल की वीडियो जरूर देखना क्योंकि कल मैंने यूएस ओपन को भी पूरा डिटेल में बताया था और जितने भी प्रमुख सचिव हैं उनको भी मैंने बताया था। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास नाम का ये इस बार राजस्थान में हो रहा है, 20वां इसका संस्करण है। और टाइम 100 एआई 2024 लिस्ट में 15 भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। और सितंबर 2024 में नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। ये 101वां सदस्य बना है। अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आया है और इसमें सूरत ने टॉप पर पोजीशन हासिल की है। ध्यान रहे, ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, स्वच्छ शहर की लिस्ट अलग आती है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का स्थल का उद्घाटन मतलब शिलान्यास ओडिशा में किया गया। इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया हो रहा है और इसे उत्तर प्रदेश मेजबान कर रहा है। इसकी ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के आयोजित किया जाएगा। क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत होंगे अरुण गोयल, ये पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। और यागी तूफान आया हुआ है वियतनाम में, टाइफून यागी। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता जीत लिया है सीरिया ने, हैदराबाद में आयोजित किया गया था, भारत को हरा करके जीता है। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया है रिवीजन। इसकी क्विज तो आपने लगा ही ली होगी, नहीं लगाई है तो एमजेटी ऐप पर जाकर के इसकी क्विज जरूर लगा लेना। एमजीटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहीं पर इसकी क्विज मिल जाएगी, वहीं पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये डिटेल वाली पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी, है ना। तो आप डिटेल वाली पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को। महत्वपूर्ण दिवस है, इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसी चीज है नहीं। दोस्तों दुनिया भर में जो लोग आत्महत्या करते हैं, अभी देखो कल की ही न्यूज है, बहुत दूर न जाओ, कल की ही न्यूज है। और मलाइका अरोड़ा खान जो थी, उनके पिताजी, शायद अरुण अरोड़ा या ऐसे कुछ नाम है, अनिल अरोड़ा या अरुण अरोड़ा नाम है, एग्जैक्टली नहीं पता, उन्होंने सुसाइड कर लिया कल। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी मनुष्य अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और इसकी वजह से ये सब कदम उठा लेते हैं। ऐसे कदम कोई व्यक्ति ना उठाए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है ना। तो सितंबर 10 को मनाया जाता है नेशनल, ये तो नेशनल सुसाइड अवेयरनेस डे हो गया, साथ ही साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस भी, मतलब देश भर में भी विश्व भर में मनाया जाता है। 2024 से 2026 तक की थीम सेम है, थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। ओके, शुरुआत हुई थी 2003 से दिवस को मनाने की डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं, हम लोग रिवीजन अभी किए थे तो आज आगे बढ़ेंगे। अगला है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर यात्रा करने वाला पहला मिशन पोलारिस डॉन लॉन्च किया? पोलारिस डॉन मिशन जो है, इसको लॉन्च किया है दोस्तों स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स बहुत ज्यादा बोल्ड डिसीजन लेता है। यहाँ पर देखो, पोलारिस डॉन मिशन ये जो लॉन्च किया ना, बहुत ही खतरनाक मिशन है, बहुत ही रिस्की मिशन है, समझिएगा इसको। ये एक्चुअली में लॉन्च किया है अभी स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क हैं, टेस्ला के भी सीईओ हैं, आप जानते हो। तो इन्होंने पोलारिस डॉन मिशन जो लॉन्च किया है ना, ये जाएगा 1400 किलोमीटर के ऑर्बिट में, 1400 किलोमीटर के ऑर्बिट में, है ना। और 4 व्यक्तियों को लेकर के जाएगा, 4 व्यक्तियों की टीम को। अंतरिक्ष स्टेशन जो है ना, आप सुने होंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो 400 किलोमीटर की रेंज पर दौड़ता रहता है, मतलब चक्कर लगाता रहता है ऑर्बिट में। लेकिन ये उससे भी ऊपर जाएंगे, मतलब मनुष्य इतनी ऊंचाई तक नहीं गए हैं, यहां तक ये ले जाएंगे 1400 किलोमीटर की ऊंचाई तक, है ना। या अंतरिक्ष वॉक करने के लिए, स्पेस वॉक करने के लिए। तो ये बहुत ही रिस्की मिशन है क्योंकि अभी तक ऐसा कभी गया नहीं है। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर यात्रा करने वाला पहला मिशन होगा। पहली बार किसी कॉमर्शियल स्पेसक्राफ्ट से स्पेस वॉक कराई जाएगी, क्योंकि भाई ये कॉमर्शियल है ना, ये जो है स्पेस एक्स, ये कॉमर्शियल तरीके से भेज रहा है और अपने फाल्कन 9 रॉकेट से भेज रहा है कि भैया हमारा रॉकेट जो है रीयूजेबल है,
जाएगा अंतरिक्ष यात्रियों में, वहां यात्रा कराएगा, फिर लेकर के वापस भी आएगा। तो कैनेडी स्पेस सेंटर यूएसए से लॉन्च किया गया, 1400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। अच्छा, एक चीज और, अभी मैंने आपको बताया था, एक वीडियो भी बना करके दी हुई थी कि स्पेस एक्स जो है ये घोषणा कर दिया है, या कहें कि एलन मस्क घोषणा कर दिए हैं कि अगले 2 सालों में ये मंगल मिशन शुरू करेंगे अपना। और मंगल मिशन के लिए शुरुआत में तो अनमैन्ड भेजेंगे, अनक्रूड भेजेंगे मिशन, उसके बाद अगले 4 सालों में क्रूड मिशन भी भेजेंगे। मतलब मंगल ग्रह पर यात्रियों को भेजने और इनकी कॉलोनी बसाने का जो सपना है वो जल्द ही होने वाला है। फिलहाल स्पेसएक्स अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एजेंसी स्पेसएक्स है आज के टाइम। आप टेक्स्ट बुक का ऑफिसर सेल जो चला है इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए एमजेटी कूपन कोड यूज करने पर ये 699 वाला आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो 615 में परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पास प्रो की खास बात यह है कि आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस सभी का मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो में क्या खास बात यह है कि उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कुछ स्पेशल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और बेहतरीन एनालिसिस के साथ आपको मिलते हैं। साथ ही साथ में आरआरबी एनटीपीसी में जैसे अगर बात करें, बड़ी वैकेंसी है, फॉर्म भी फिलअप होने शुरू होने वाले हैं। इसमें 3.5 लाख के आसपास लोग अभी ही इनरोल कर लिए हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, चाहे सीबीटी 1 का, चाहे सीबीटी 2 का वगैरह का, तो आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन वाला रैंक मिलेगा। अगला, हाल ही में हुई अदला बदली के बाद 21 सितंबर 2024 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखो, इस बार क्वाड की मेजबानी करने वाला था भारत, लेकिन अब क्वाड की मेजबानी की अदला बदली हो गई है और अब 21 सितंबर से होगा अमेरिका में। और ये क्यों हो रहा है, कारण बताने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे का मेन कारण है चुनाव। अमेरिका में चुनाव लगे हुए हैं और वहां पर भीड़ इकट्ठा करना एक मकसद है। अभी आगे आपको समझ में भी आ जाएगा। 21 सितंबर को क्वाड समिट अब होगा अमेरिका में। पहले होने वाला था भारत में और अगली साल होने वाला था अमेरिका में, लेकिन भारत और अमेरिका ने एक्सचेंज कर लिया। अब भारत 2025 में मेजबानी करेगा। ठीक है, भारत अगली साल मेजबानी करेगा, इस साल अमेरिका करेगा क्योंकि वहां पर चुनाव है। और यहाँ पर ये 4 देशों के लीडर शामिल होंगे। क्वाड जो है ये 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इंडिया शामिल है, अमेरिका है और जापान है। तो ये चारों देशों के लीडर भी इसमें आएंगे। तो इसमें मोदी जी भी जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अब देखो, एक बार क्या हुआ कि हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, वहां से इधर नमस्ते ट्रंप हुआ, फिर इसके बाद वहां पर इवेंट हुआ। अब देखो, एक प्रचार का जरिया बन गया है। उनको पता है अमेरिका वालों को कि अच्छी खासी पॉपुलेशन वहां पर आजकल इंडियंस की है। तो इंडिया के लीडर्स को देख करके एक अगर कोई बड़ा प्रोग्राम आयोजित करा देंगे तो फिर वहां पर एक अच्छा क्राउड बेस बन जाएगा। तो वहां मोदी एंड द यूएस प्रोग्रेस टुगेदर टाइटल से एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और ये आयोजन वहीं पर होगा। और कहां पर होगा? जहां पर जो बाइडेन का होम टाउन है। इसीलिए जो बाइडेन के होम टाउन में, होम स्टेट में, डेलावेयर में ये आयोजित कराया जा रहा है। ठीक है ना, 21 सितंबर को। तो भारत अब अगली साल करेगा मेजबानी। अब अगली बार, चूंकि अभी तो जो बाइडेन है वहां के प्रेसिडेंट, अगली बार के डेमोक्रेटिक के जो रिप्रेजेंटेटिव होने वाली हैं वो होने वाली है कमला हैरिस। अभी इन दोनों के बीच में डिबेट भी हुई थी, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में। न्यूज एजेंसीज जो हैं वो डिबेट कराती हैं समय समय पर। तो वो डिबेट कहा जा रहा है कि कमला हैरिस जीत गई हैं, डोनाल्ड ट्रंप डिबेट तो हार गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या होता है। फिलहाल जब तक डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की लड़ाई चल रही थी तब तो दादाजी बहुत पीछे चल रहे थे और ट्रंप चचा काफी आगे थे। लेकिन जब से कमला हैरिस आई हैं तो इनको कड़ा टक्कर मिलने लगा है और अब फिर से सस्पेंस बन गया है कि कौन जीतेगा। अब तक तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा जीत रहे थे, लेकिन अब मुकाबला टक्कर का है और भी कल की डिबेट के बाद तो फिर बवाल ही हुआ है। फिलहाल जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये 4 देश क्वाड हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए ग्रुप बनाया गया था। अच्छा, इन्हीं ग्रुप के बीच में होता है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज, ये बात ध्यान रखना, ये इन्हीं 4 देशों के बीच में होता है। चलिए अगला, ये कुछ आयोजन सम्मेलन है, आज रिवीजन करेंगे हम लोग। ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन मॉस्को में हुआ। अजीत डोभाल जी को बुलाया गया था, एनएसए वगैरह सभी आए हुए थे। ब्रिक्स के मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन पेरिस में हुआ। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन अभी लखनऊ में हुआ, जिसमें 3 थिएटर कमांड बनाए जाने की बात की गई, 17 थिएटर कमांड को हटा करके। इस पर मैंने वीडियो दी हुई है, आप जरूर देखिए। देखियो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उस पर मैं आपको ट्रेनिंग टॉपिक पर वीडियो देता हूँ।
तो जिससे उसमें डिटेल एनालिसिस की जा सके, डिटेल में मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं। जैसे कल मैंने आपको जीएनएसएस समझाया है, जीएनएसएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब फास्टैग हटाया जा रहा है, अब सैटेलाइट से आपका टोल टैक्स कटेगा। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके लिए कल की वीडियो जरूर देखिए, है ना। जो भी ऐसी टॉपिक्स होती हैं, जो क्रूशियल टॉपिक होती है, क्रिटिकल टॉपिक होती है, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ अलग वीडियो के माध्यम से। तो इसके लिए आपको जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो, तभी आपको जो हमारी एक्स्ट्रा वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। इसके अलावा तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। 28वां केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली में। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। और भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ। इसके अलावा कृषि शास्त्रियों का 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। अगला, हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर रहा। तो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की गई और इसमें भारत इस बार 33वें स्थान पर रहा, 33rd पोजीशन पर रहा। और इस बार भी टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड जो है ये वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री बनकर के आई हुई है 2024 के सर्वे के अनुसार, और ये लगातार तीसरी बार आई हुई है। भारत जो है ये 3 स्पॉट ड्रॉप किया हुआ है, 33 रैंक पर आ गया है। पिछली बार भारत 30वें रैंक पर था। तो अब देखो, ये जो इसमें कई सारे कारक थे, 10 कारक थे, इसके आधार पर रैंकिंग की गई 89 देशों की, और उसमें स्विट्जरलैंड लगातार तीसरे पर टॉप पर है। सेकंड पर जापान, तीसरे पर अमेरिका रहा, भारत 33वें स्थान पर रहा है। जारी किसने किया? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने। ये प्रमुख रैंकिंग है, फटाफट से एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है इंडेक्स रैंकिंग। मादक पेय पदार्थ निर्यात सूचकांक में भारत 40वें पर है। ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता में 31वें पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 82वें पर है भारत। जेन एआई या कहें जनरेटिव एआई इनोवेशन में 5वें पर है। और आईएमएफ की एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी प्रिपेयरनेस इंडेक्स में 72वें पर है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 63वें पर है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वें पर, वैश्विक शांति सूचकांक में 116 पर, और ग्लोबल जेंडर गैप में 129वें स्थान पर है भारत। अगला, हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर कितना किया। तो देखो, ये मैं आपको बजट में भी बता चुका हूं ये क्वेश्चन। इस बार के बजट में भी ये अनाउंस किया गया था कि इस बार कैंसर की दवाओं पर से जीएसटी जो है वो 12% जो लगता है उसको घटा करके 5% किया जाएगा, यानी मिनिमम किया जाएगा। ठीक है, तो 5% मिनिमम नहीं कहेंगे, दूसरा वाला स्टेज कहेंगे, मिनिमम तो 0% है। तो दूसरा वाला जो टैक्स स्लैब है 5% वाला, उसमें ला दिया गया है कैंसर की दवाओं पर जीएसटी का टैक्स। ठीक है, तो यानी कि कैंसर की दवाएं जो हम लोग बहुत सारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं आज भी, या फिर बहुत सारी जो दवाएं बनती हैं तो कस्टमर तक पहुंचती हैं, उस पर 12% का जो जीएसटी लगता था अब वो 5% कर दिया गया है। बजट में ये भी अनाउंस किया गया था कि बाहर से भी जो मंगाने वाली दवाएं थी कैंसर की, उस पर भी जो टैक्स वगैरह है, कस्टम टैक्स, ये भी हटाई जाएगी, कम की जाएगी। तो ये सब फैसले बजट में लिए गए थे और अब अप्लाई किए जा रहे हैं। अभी 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हुई नई दिल्ली में और उसमें ये फैसला लिया गया। जीएसटी काउंसिल की समय समय पर बैठक होती रहती है। अभी तक देखिए 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है जीएसटी और अब तक 54 बैठक हो चुकी है। तो मतलब कोई निश्चित नहीं है ऐसा कि कितने महीनों में या कितने साल में होगा। जब भी मन करता है तो ये ताई जी बुला लेती हैं, कहीं आओ बैठा जाए, कुछ चर्चा किया जाए। तो ये बैठकर बुला करके अध्यक्षता करती हैं निर्मला सीतारमण जी, और फिर इस पर डिसीजन लिए जाते हैं क्या करना है, क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है। अभी स्नैक्स वगैरह पर जो नमकीन वगैरह खाते हो, स्नैक्स वगैरह खाते हो, उसमें 18% से घटाकर कुछ चुनिंदा स्नैक्स पर 12% कर दिया गया है जीएसटी। ठीक है, तो ये डिसीजन लिए जाते रहते हैं। बाकी जीएसटी के बारे में अगर बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। 162वां देश बना था भारत जीएसटी लागू करने वाला, पहला देश फ्रांस था। भारत का जीएसटी कनाडा मॉडल पर। भारत में जीएसटी कितने प्रकार के? 4। सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी, यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी की जीएसटी, और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। कितने टैक्स स्लैब? 5। 0% टैक्स स्लैब, बहुत सारी चीजें 0% में है यानी कि उस पर जीएसटी नहीं लगता। बहुत सारी चीजें 5% में है तो 5% टैक्स स्लैब है। फिर 12% टैक्स स्लैब, फिर 18%, फिर 28% टैक्स स्लैब। ये
5 टैक्स स्लैब हुए। पहला राज्य कौन है? तो असम बना था पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला। अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर बना था जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था तब। जीएसटी किस किस संस्तुतियों पर, किसके समिति के सुझाव पर लाया गया? तो विजय केलकर की सुझाव पर लाया गया। जीएसटी किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 279 के ए आर्टिकल में रखा गया है। ऐसी तैयारी रहेगी तभी मजा आएगा। जीएसटी के बारे में पूरा इतिहास भूगोल खोल करके रख दो 1 मिनट में, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, चलो अगला। हाल ही में किसको एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का नियुक्त किया गया है अध्यक्ष राजेश वर्मा को। राजेश वर्मा जो हैं, इनके पास काफी ज्यादा अनुभव भी है। इनके पास लगभग 30 से 35 सालों का अनुभव है वायु प्रदूषण के प्रबंधन को लेकर के। तो इन्होंने एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली एनसीआर है, उस क्षेत्र में कैसे वायु गुणवत्ता सुधारी जाए, इसकी जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका इनको अध्यक्ष बनाया गया है राजेश वर्मा जी को। ठीक है जी, चलिए। तो ये कारपोरेट मामलों के मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सहित बहुत सारी भूमिका इससे पहले भी निभा चुके हैं। यहाँ पर प्रमुख नियुक्तियां जो अभी पिछले दिनों में की गई हैं, रिवीजन करेंगे। अपर्णा यादव को यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजनीश नारंग को एचपीसीएल के लिए अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के महानिदेशक बने हैं। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। बी श्रीनिवासन ये एनएसजी के महानिदेशक बने हैं। सिंधु गंगाधरन इस साल के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। राजीव रैना आईटीबीपी के महानिदेशक हैं और जय शाह बने आईसीसी के नए चेयरमैन। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बन गया? तो दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन का बाजार यानी कि मार्केट बन गया है भारत। भारत ने पीछे कर दिया है अमेरिका को, चाइना को नहीं, अमेरिका को। चाइना है पहले पर और अमेरिका अब पहुंच गया है तीसरे पर, भारत पहुंच गया है दूसरे पर। ठीक है, तो यहां पर यह आर्टिकल है, देख पाओगे। इंडिया इमर्जेस एज सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल 5G स्मार्टफोन मार्केट, ओवरटेक्स यूएस। यूएस को ओवरटेक कर दिया है। आज के टाइम पर 32% मार्केट शेयर 5G स्मार्टफोन का चाइना के पास है। भारत के पास 13% मार्केट है और 10% मार्केट अब अमेरिका के पास है। पिछले साल देखा गया कि दुनिया भर में 5G स्मार्टफोन की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली और 5G डिवाइसेस में टोटल हैंडसेट बाजार का 54% हिस्सा है 5G आज के टाइम पर। मतलब बहुत तेजी से लोग 5G पर अपग्रेड हो रहे हैं। आने वाले सालों में उम्मीद है कि ये 65% तक हो जाएगा 2025 तक, यानी अगले साल में। एप्पल की अगर बात करें तो 2023-24 में, चूंकि आपको पता होगा 2 इसने आउटलेट अपना इंडिया में खोला, इसके बाद इंडिया में असेंबलिंग शुरू हुई। तो इन्होंने कहा गया, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्पल ने 2023 के वित्तीय वर्ष में ग्लोबल लेवल पर जो आईफोन बनता है उनमें से 14% आईफोन केवल इंडिया में बनाए हैं, इंडिया में असेंबल किए हैं। ठीक है, चलिए अगला, ये कुछ रिपोर्ट्स थी। अगला, हाल ही में कौन सा बैंक कार्बन अकाउंटिंग वित्तीय साझेदारी यानी पीसीएएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बना? तो ये बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया साथियों एक सरकारी बैंक है और इसने अभी पीसीएएफ साइन किया है। पीसीएएफ क्या होता है? इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। देखो आरबीआई जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये समय समय पर रूल्स और रेगुलेशंस लाती रहते हैं। इसने एक समय पर अभी एक नियम लाया था कि जो भी बड़े बड़े बैंकें हैं जो फाइनेंशियली फंड करती हैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो कार्बन का एमिशन करते हैं, तो कोशिश करो कि आप जो है ऐसी जगह जहां पर फंड कर रहे हो उनसे ये भी कहो कि वो कार्बन का एमिशन तो करें, लेकिन साथ ही साथ उनके एब्जॉर्प्शन का भी जुगाड़ करें, व्यवस्था करें, जिससे नेट कार्बन का एमिशन जीरो हो सके। क्योंकि भारत का भी लक्ष्य है कि आने वाले समय में कार्बन का एमिशन जीरो करना। तो भारत 2047 तक तो ऊर्जा मुक्त होने वाला है, ऊर्जा स्वतंत्र होने वाला है, मुक्त नहीं, ऊर्जा स्वतंत्र होने वाला है। और 2070 तक उद्देश्य है कि हम कार्बन एमिशन जीरो हो जाएं, नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले हो जाएं देश। ठीक है, तो उसी लक्ष्य को लेकर के यहाँ आरबीआई जो है ये क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर पर साइन करवाता है। यहाँ पर अभी शुरुआत अब हो चुकी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पहला बन गया है ऐसा कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाला, या कहें पीसीएफ में शामिल होने वाला। क्लियर? तो इसके तहत वित्तीय सेवाओं से जुड़े जो हरित गैस उत्सर्जन का आकलन और प्रकटीकरण करने के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करना है, वो अब ये भी करेगा।
यूबीआई की स्थापना 1919 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ हैं ए मणि मैखलाई। ए मणि मैखलाई। अगला, सितंबर 2024 में पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी रणनीतिक वार्ता के लिए संयुक्त मंत्री स्तर बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि ये पहला है। जब भी पहला पहला जुड़ जाए तो समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। अब इसमें भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि भारत और जीसीसी की ये काउंसिल की मीटिंग थी। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ये कहाँ हुई? रियाद में हुई, सऊदी अरब में हुई। देखो, रियाद में ही इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पर ये मीटिंग हुई। अब चूंकि भारत और जीसीसी की मीटिंग थी तो जीसीसी के जो अध्यक्ष हैं, इस टाइम पर कतर अध्यक्ष है, अध्यक्षता कर रहा है, तो कतर के जो विदेश मंत्री या कहें कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो आए थे, और भारत के साथ मीटिंग थी तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, ये गए हुए थे। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये बैठक हुई, भारत जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की रणनीतिक वार्ता। देखिए, कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। काफी लंबा नाम होता है इन लोग का। तो इनके साथ ये मीटिंग हुई। कतर इस बार अध्यक्षता कर रहा है, ये बात याद रखना। अब देखो, जीसीसी है कहां पर? जीसीसी मतलब समझो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ यानी कि खाड़ी देश। तो जो खाड़ी देश हैं वो इसके सदस्य हैं। आप मैप में देखोगे तो जैसे सऊदी अरब तो आप जानते होंगे ना कहां पर है, सऊदी अरब, इसके अलावा यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, छोटा सा देश है बहरीन, और कुवैत। ये 6 देशों का एक संगठन है। 6 देशों का संगठन है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। 1981 में इसका हेडक्वार्टर रियाद, सऊदी अरब में है। ठीक है, तो ये याद रखना, जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल पूछा जा सकता है आपसे। अगला, हाल ही में किस देश में अदरक की नई प्रजाति डांसिंग गर्ल्स की खोज हुई? तो अदरक की नई प्रजाति आई है डांसिंग गर्ल्स। भारत ने इसे खोजा है। भारत में भोपाल में स्थित एक इंस्टीट्यूट ने इसे खोजा हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने, IISER ने इसे खोजा हुआ है। कहां पर खोजा है? तो भारत के मिजोरम राज्य और मेघालय में। तो ये इन दोनों राज्यों में पाई जाती हैं। 3 प्रजातियों की खोज हुई है बेसिकली। पहली है ग्लोबा टायरनेसिस, दूसरा है ग्लोबा जनकिया और तीसरा है ग्लोबा यादवियाना। ये 3 अदरक की नई प्रजातियां हैं। ठीक है, तो इन्हें डांसिंग गर्ल्स के नाम से भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी नई किस्में और नए अनोखे फूलों के आकार के कारण फेमस होती हैं। तो ये 3 प्रजातियां किसने खोजा? IISER ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने। क्लियर? भोपाल में स्थित है ये। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी मंथली मैगजीन वगैरह भी आती है, ये सब आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी, चाहे साइंस की ई बुक हो, चाहे स्टैटिक की, चाहे करंट अफेयर मंथली और 6 मंथ की, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की। लास्ट डे का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कैग जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो ये अनुच्छेद 148 के तहत होते हैं। एशियन गेम 2026 कहाँ होगा? तो ये जापान में होगा। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है यूएस ओपन 2024 में मिक्स युगल का खिताब, मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता है? इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA में शामिल होने वाला 100वां सदस्य देश कौन सा था? दोनों क्वेश्चन कल की वीडियो से लिए गए हैं। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। साथियों, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।